डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चरक संहिता का इंट्रोडक्शन वीडियो आप मान लीजिए, क्योंकि अब इससे रिलेटेड मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जिसमें चरक संहिता का जो भी चैप्टर्स है, खासकर सेकेंड ईयर में जो हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड वीडियोज जो मैं अब सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूँ। तो उसी को लेके ये मेरी आप मान सकते हैं फर्स्ट स्टेप है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चरक संहिता का ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो होने जा रहा है आज का। इसमें कुछ बातें हम लोग ऐसी देखेंगे, अगर आप अभी जस्ट सेकेंड ईयर में आए हैं या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो चरक संहिता को पढ़ने से पहले ही हमें पता होना चाहिए। कुछ बातें उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने उपदेष्टा लिखा है। तो उपदेष्टा मतलब जिन्होंने उपदेश दिया, यानी कि पुनर्वसु आत्रेय जी। पुनर्वसु आत्रेय जी जो थे वो पहले के ज़माना में गुरु शिष्य परंपरा चलता था, जिसमें जो गुरु होते थे वो उपदेश देते थे और शिष्य जो होते थे उसे सुनते थे। इस तरह का कोई बुक्स, कोई सिलेबस ऐसा नहीं होता था। बस ऐसा होता था कि उपदेश दे रहे हैं, शिष्य अपने जो भी मन में शंका होता था उसको पूछते थे और जो गुरु होते थे उसको बोल के ही वो सॉल्व करते थे। इस तरह से चलता था, तो उपदेश दिया करते थे। तो पुनर्वसु आत्रेय जी की बात की गई है यहाँ पे, वो उपदेष्टा हुए। फिर सेकंड नंबर पे हमें देखना है तंत्रकर्ता। तो तंत्रकर्ता यानी कि जिन्होंने सबसे पहले तंत्र का निर्माण किया। तो जो पुनर्वसु आत्रेय जी थे उनके शिष्य थे ये अग्निवेश जी, उनके 6 शिष्य थे। पर अग्निवेश जी जो थे उन इन्होंने जो है कि उनके आप मान सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन हर किसी का जो टैलेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो अग्निवेश जी ने तंत्र का निर्माण कर दिया सबसे पहले, यानी कि उन्होंने इसे एक रिटन फॉर्म में लेके आए उन उपदेशों को जिसको पुनर्वसु आत्रेय जी देते थे, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया तंत्रकर्ता, अग्निवेश जी को। इसके बाद हमें देखना है प्रतिसंस्कर्ता। प्रतिसंस्कर्ता का मतलब जिन्होंने दोबारा से जो तंत्रकर्ता थे अग्निवेश जी, उन्होंने जो अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया उसमें उन्होंने फिर से कुछ संस्कार किए, उसको प्रतिसंस्कृत किया, यानी कि उसमें कुछ चेंजिंग किए, इस तरह की चीज़ें। तो ये कार्य किस जिन्होंने किया वो थे हमारे आचार्य चरक जी। तो ये प्रतिसंस्कर्ता होते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो हमें देखना है वो है संपूरक। संपूरक का अर्थ ये होता है कि चेंजिंग और इस तरह की चीज़ें तो हैं ही, आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत, बट संपूरक का मतलब जो चीज़ें उसमें नहीं थी उसको भी उसमें ऐड करना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगी उनको उसमें ऐड करना। तो दृढ़ बल जी संपूरक हैं। इन्होंने चरक संहिता में टोटल 41 चैप्टर्स ऐड किए हैं। वो कौन से हैं, क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अग्निवेश तंत्र जो है, ये जो अग्निवेश तंत्र है जिसे अग्निवेश जी ने बनाया, उसको लेके अगर प्रतिसंस्कर्ता की बात की जाती है तो वो चरक ही होते हैं। और भाष्यकार भी चरक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाष्यकार मतलब क्या, भाष्य प्रतिसंस्कर्ता है चरक, इस तरह की चीज़ें। उन्होंने उनके तंत्र को भाष्य रूपांतरित किया, इस तरह की चीज़ है, इसलिए उसको भाष्यकार भी उनको कहा जाता है। आचार्य चरक को प्रतिसंस्कर्ता भी कहा जाता है, आचार्य चरक को, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। अब देखिए भारद्वाज जी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, कि भारद्वाज जी जो थे वो इंद्र से ज्ञान प्राप्त करके आए थे आयुर्वेद का। समझ रहे बात? जो बात हुई कि जाना है भगवान इंद्र से ज्ञान प्राप्त करने, तो बहुत सारे ऋषि थे वहाँ पे, तो उनमें से भारद्वाज ऋषि चुने गए थे जो इंद्र से ज्ञान प्राप्त करने गए थे उनके पास, इस तरह की चीज़। तो इंद्र से ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। इनके पिता का नाम बृहस्पति है और माता का नाम ममता है, ये आपको याद रखना है। इनके कई जगह नाम आते हैं उग्रतपा और अमितायु, ये नाम आपको भी ध्यान रखना है। इनके अन्य नाम हैं उग्रतपा, इन्होंने कठोर तप वगैरह किया इसलिए इनका नाम उग्रतपा है, कई जगह पे आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारद्वाज ऋषि का ही नाम है, इस तरह की चीज़ें। ये हो गई बात। इसके बाद हम लोग देखेंगे चरक जी के बारे में कुछ बातें। चरक जी का जो वास्तविक नाम है वो कपिस्थल चरक है, और कपिस्थल ग्राम से ही वो बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे ठल है और ग्राम में तल होता है, कपिस्थल, तो नाम एक जैसा ही है। तो आपको याद रखना है इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था, और इनके ग्राम के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि कपिस्थल ग्राम था उनके गांव का नाम। पिता के बारे में बात करें तो ये विशुद्ध के पुत्र थे,
और गुरु की बात करें तो वैषम्य पायन इनके गुरु थे चरक जी के। इसके अलावा 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट होता है चरक जी के बारे में जो आपको याद रखना होता है कि राजा कनिष्ठ के वैद्य थे, ये राजवैद्य थे, राजाओं के पहले राजवैद्य हुआ करते थे, तो कनिष्ठ राजा कनिष्ठ के राजवैद्य चरक थे। इसके अलावा भाव प्रकाश जी ने कहा है, माना है कि ये शेषनाग के अवतार थे और ये यायावर कोटि के ऋषि थे। देखिए ऋषियों के 2 टाइप्स कहे जा सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक ऐसे ऋषि होते हैं जो अपनी कुटिया बना के रहते हैं एक जगह, मतलब वो स्थित रहते हैं एक जगह, इस तरह की चीज़ें, वहीं कुटिया होती है, वहाँ वो ज्ञान देते हैं, वहाँ छात्र आते हैं ज्ञान लेते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती है गुरु शिष्य परंपरा। दूसरे होते हैं यायावर कोटि के जो घूमते फिरते रहते हैं, जिनको ट्रैवल करना पसंद होता है। आ रही बात समझ में? वो ऋषि जो घूम घूम के ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहाँ से जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो पूरी दिन दुनिया घूमते हैं, हर जगह ज्ञान देते हैं और ज्ञान लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो चरक जो थे वो यायावर कोटि के ऋषि थे। आ रही बात समझ रहे? इस तरह की बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे कुछ और भी पॉइंट्स जो कि आत्रेय जी के बारे में है। तो आपको याद रखना है आत्रेय जी जो हैं, महर्षि आत्रेय हमारे, उनके 3 आत्रेय ऐसे हैं जिनका चर्चा हुआ है संहिता में। तो तीनों आत्रेय के बारे में हमें समझना है कि कौन कौन से आत्रेय हैं और तीनों अलग कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं, पुनर्वसु आत्रेय को तो आप सभी जान जाएंगे क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय बार बार आएंगे, इन्होंने उपदेश दिया हुआ है बहुत सारे, जो आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरे चरक संहिता में यही मिलेंगे। पर कृष्ण आत्रेय आपको याद रखना है, चरक सूत्र 11 में आपको कृष्ण आत्रेय मिलेंगे। तो आप जब चरक सूत्र 11 हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ कृष्ण आत्रेय का चर्चा आया है। ठीक है, उस समय की बात है, आपको अभी ये याद रखना है चरक सूत्र 11 में कृष्ण आत्रेय का नाम आएगा। फिर आपको याद रखना है चरक सूत्र 25 में भिक्षु आत्रेय का नाम आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि चरक सूत्र 25 जो है उसमें संभाषा हुआ था, वहाँ आपको भिक्षु आत्रेय को याद भी रखना है कि इन्होंने क्या संभाषा में बोला था, क्या इनका मत था, ये सारी बातें याद रखनी है। तो ये आपको याद हो जाएगा आगे चल के, पर अभी फिलहाल यही याद रखिए कि चरक सूत्र 25 में भिक्षु आत्रेय का नाम आया था। पुनर्वसु आत्रेय के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देख लें। इनके पिता का नाम अत्रि था और ये अत्रि ही इनके गुरु भी हैं, इनसे ही इन्होंने शिक्षा ली थी। माता के बारे में हम बात करें तो चंद्रभागा, और ये उपदेष्टा हैं, आप पहले से ही जानते हैं। और आयुर्वेद का ज्ञान जो इनको भारद्वाज जी से प्राप्त हुआ था। आर्य बात समझ में, भारद्वाज जी ने इन्हें ज्ञान दिया। अब बात करते हैं दृढ़बल जी की। दृढ़बल जी के पिता का नाम मैं लिखना यहाँ भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे नोट कर लिख देता हूँ, आप ध्यान रखें। दृढ़बल जी के पिता का नाम था कपिबली। कपिबली, ये आप लिख ले, कपिबली नाम था जी। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये दृढ़बल जी जो ये पूरक थे, आपको पता है ये पूरक थे क्योंकि इन्होंने पूर्ण किया, चरक संहिता में बहुत सारे चैप्टर्स ऐड किए। तो 41 चैप्टर्स इन्होंने दिया, 120 अध्याय है हमारे चरक संहिता में, उसमें से 41 इनका ही दिया हुआ है। और तो जब बात चली ही है कि हमें 120 अध्याय है उसमें से 41 इन्होंने दिया है, तो हमें कौन से स्थान है और कितने अध्याय है चरक संहिता में, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं साथ में। तो देखिए टोटल 8 स्थान है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, जिसमें से इंद्रिय स्थान तक पूर्वार्ध होता है जो हमें पढ़ना है सेकेंड ईयर में। बाकी चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान जो है ये उत्तरार्ध होता है, ये हम लोग थर्ड ईयर में देखते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर के सिलेबस में आएगा आपके। तो अब याद रखना है चैप्टर्स किस में कितने हैं। तो आपको क्या करना है, इसको एक ऑर्डर में अपने दिमाग में सेट कर लेना है, 30 8 8 8 12 30 12 12। इससे बोलिएगा ना आप 2-4 बार तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, और रहा इस चीज़ को ध्यान रखने की बात, तो अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी ये धीरे धीरे खुद ही याद हो जाता है। तो सुन लीजिए एक बार कैसे याद रखना है। मैंने कहा सूनी विमान साड़ी इंद्र की, तो यहाँ तक इंद्र की यानी कि इंद्रिय स्थान तक तो हम लोग को ही पढ़ना है सेकेंड ईयर में, ये पूर्वार्ध है। तो सूनी विमान साड़ी इंद्र की, इंद्र के पास बहुत सारे विमान थे पर सब सूने हैं, आड़ी बात समझ में। तो इस तरह से, और आपने जो ये कोडिंग याद रखी होगी 30 8 8 12 30 12 12, तो ये आपको ऐसे ही इसमें सेट कर देना है, सूनी विमान साड़ी इंद्र की, यानी कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान
और इंद्रिय स्थान। उसके बाद चिक्सी आप बोलेंगे, यानी कि चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ये याद रखना बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर ये धीरे धीरे खुद ही याद हो जाता है। अब बात करते हैं ये 41 जो इन्होंने ऐड किया, दृढ़बल जी ने ऐड किया, वो कौन से हैं। तो हम बात करेंगे कि देखिए पूर्वार्ध में उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया, उन्होंने केवल उत्तरार्ध में ऐड किया, यानी कि चिक्सी में ऐड किया। ठीक है, तो चिक्सी में ऐड किया क्या क्या, 17 अध्याय जो है इन्होंने ऐड किया चिकित्सा स्थान में, और 12 कल्प में और 12 सिद्धि में। तो उतने ही हैं ही, यानी कि कल्प और सिद्धि स्थान पूरा पूरा ही दृढ़बल जी ने दिया, और 17 अध्याय चिकित्सा स्थान में दृढ़बल जी ने दिया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जब हम चैप्टर्स के नाम याद करेंगे तो सिद्धि और कल्प के नाम तो याद हो जाएंगे, पर चरक चिकित्सा स्थान में से 17 जो दृढ़बल जी ने दिया वो कौन कौन से हैं, कैसे याद होगा। तो 17 बड़ा है या फिर 13, तो आप कहेंगे 17 बड़ा है, तो क्यों ना हम वो याद कर ले जो चरक जी ने दिया है। अगर आचार्य चरक ने जो दिया है वो हमें याद हो जाए, तो बाकी बचे हुए 17 तो दृढ़बल ने दिया है, वैसा ही हमें पता चल जाएगा, हम पता लगा लेंगे। इसलिए जो कम है हम उसको याद रखेंगे। अब उसको याद रखने का तरीका, जब आप निदान स्थान पढ़ेंगे तो आपको कुछ चैप्टर्स याद करने होंगे। निदान स्थान के 8 चैप्टर्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा है यहाँ निदान में 8 होते हैं। इसका भी ट्रिक है, निदान स्थान के 8 चैप्टर्स को मैं ऐसे आपको चुटकी में याद करवा दूंगा, पर आप ध्यान रखिए ये ज्वर, कुष्ठ, रक्तपित्त, राज्यक्षमा, गुल्म, पड़मेह, ये सब जो भी है, ये 6 चैप्टर्स ये तो आपके निदान में भी आते हैं, तो आपको ऐसे ही याद रहेगा ये 6, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, पड़मेह, कुष्ठ और राज्यक्षमा, ये आपको याद रहेगा। रसायन, वाजीकरण और मदात्य आपको अलग से 3 याद रखने हैं। नीचे आपको अर्स, अतिसार, द्विवर्णी और विसर्प अलग से याद करने, तो ये याद हो जाता है। अर्स और अतिसार आप देखिए, जो आपके अधोभाग है उसके रोग है अर्स और अतिसार, गुदामार्ग के रोग है, तो आपको याद हो जाता है। द्विवर्णी और विसर्प दोनों व की मात्रा आ रही है दोनों में, तो थोड़ा सा ये भी याद हो जाता है। रसायन और वाजीकरण थोड़ा सा एक सा होता है, आप एक नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ, फीलिंग आती है थोड़ी सी। और मदात्य भी हो गया, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रहती है, और ये 6 तो आपको याद हो जाता है। ये 13 जो है आपको ऐसे ही थोड़ा सा सेट करना है अपने दिमाग में कि चरक जी ने दिया था, और बाकी बचे हुए जो भी चैप्टर्स होंगे उस 30 में से चरक चिकित्सा स्थान के, वो दृढ़बल जी ने दिया है 17 चैप्टर। ठीक है, बाकी कल्प और सिद्धि तो पूरा पूरा दिया है, तो वो तो आपको जब चैप्टर्स के नाम याद होंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्थान हम पढ़ेंगे तो हमें उनके चैप्टर्स के नाम याद करने ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी संभाषा परिषद की। तो मैं आपको बताऊं संभाषा परिषद क्या होता है। संभाषा परिषद मतलब आज के डेट में जिसे हम सेमिनार कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो संभाषा परिषद होता है। तो ये भी पहले हुआ करता था संभाषा परिषद। वहाँ बहुत सारे ऋषि इकट्ठा होते थे और एक ही चीज़ों पे किसी एक टॉपिक पे वो वाद विवाद करते थे, उसमें से फिर निष्कर्ष निकलता था कि किसकी कौन सी बात सही है गलत है, एक दूसरे की बात को काटते थे, फिर अपना मत देते थे, पक्ष देते थे, उसे प्रूफ करने की कोशिश करते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। यही है संभाषा परिषद, समझ रहे बात। तो इसमें आपको याद रखना है, चरक संहिता में टोटल 7 संभाषा परिषद होते हैं, उसमें आपको सूत्र स्थान में अकेले 4 संभाषा परिषद हैं, यानी कि 1, 12, 25, 26 ऐसे आपको याद रखना है। इस तरह से याद रखना है 1, 12, 25 और 26, समझ रहे बात। इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे याद हो जाता है ये सब कुछ। तो आपको याद रखना है ये 2 चीज़ें हैं, एक तो पहला महीना, एक दूसरा महीना, 2 से रिलेटेड है, यानी जनवरी से और लास्ट वाला दिसंबर से। तो पहले मंथ में क्या होता है कि आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है 26 जनवरी, और 12वें महीने में दिसंबर में आपको क्या इंपॉर्टेंट आता है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस, है ना। तो ये इस तरह से याद हो जाता है 1, 12, 25, 26 सूत्र स्थान में। शारीर स्थान में आपको 4 और 6 याद रखना है, क्योंकि क्रिकेट में एक चौका लगता है, दूसरा एक छक्का लगता है। और सिद्धि स्थान में आपको 11 याद रखना है, क्योंकि 11 शुभ होता है, और सिद्धि वर्ड आप समझ रहे हैं किसी शुभ कार्य से रिलेटेड है। तो इस तरह से संभाषा परिषद के आपको सारे याद हो जाएंगे चैप्टर्स। सूत्र स्थान में मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी में 26 जनवरी इंपॉर्टेंट होता है, 12th मंथ यानी दिसंबर में 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट होता है, क्रिसमस होता है। शारीर स्थान की बात करें तो शारीर हमारा किस चीज़ में, खेल कूद में यूज होता है शरीर, तो चौका और छक्का लगता है क्रिकेट में हमारे। सिद्धि स्थान किसी पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य से रिलेटेड है, और 11 जो होता है ये शुभ माना जाता है। इस तरह से हमें याद हो जाता है कि किस चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर में संभाषा परिषद आए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने सेकेंड ईयर के जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।
कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ ये सक्सेसफुल हो, तो इसमें आप मेरा साथ दें। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आगे इसको कंटिन्यू करूं, और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।